खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज कवर स्टोरी मास्टर स्ट्रोक की राहुल गांधी के उन बयानों के विश्लेषण पर आधारित है जिन्हें लेकर पूरे देश में इस वक्त महाभारत छिड़ा हुआ है। राहुल ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में इमरजेंसी को अपनी दादी की गलती तो जरूर माना, लेकिन आरएसएस पर जिस तरह से वो हमलावर हुए उसकी वजह और असर को समझना आज बेहद जरूरी है। वैसे तो राहुल हमेशा से ही आरएसएस पर हमलावर रहे, लेकिन इस बार उन्होंने आरएसएस पर वार करने के लिए पाकिस्तान के उन मदरसों का नाम लिया जिन्हें पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री के तौर पर पहचाना जाता है। संघ पर सवाल उठाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और मिस्र तक का जिक्र किया। सवाल यह है कि क्या घर के सियासी घमासान में राहुल ने बाहर का तड़का लगाकर अपने ही वार को कमजोर कर लिया है? He always used to be. Shut up! Again! Oh my God! Oh no! ये राजनीति का राहुल स्टाइल है जो जरा हटकर है। चुनावी पारा चरम पर है और वो पुशअप लगा रहे हैं। वैसे ये पुशअप भी कम सियासी नहीं है। राहुल ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दक्षिण भारत में झोंक रखी है, क्योंकि अब यही वो किला है जहां बीजेपी कमल खिलाने को बेकरार है और राहुल उसे रोकना चाहते हैं। इसलिए वो बीजेपी की कमजोर नस यानी आरएसएस को निशाना बना रहे हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में भी राहुल की कोशिश यही थी। The radical Islamists use their madrasas in Pakistan. Much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. आरएसएस से राहुल का बैर नया नहीं है। वो आरएसएस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। सियासी तौर पर वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से करके उन्होंने कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के मदरसों में क्या होता है। हम आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक मदरसे का वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जहां मौलाना मासूम बच्चों को जिहाद और आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहा है। पाकिस्तान के गली मोहल्ले में ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों मदरसे हैं जहां मासूम बच्चों को पहले मजहब के नाम पर जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है और फिर उन्हें हाफिज सईद जैसे आतंक के आकाओं के अड्डों पर भेज दिया जाता है। इसलिए पाकिस्तान के मदरसे पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री कहे जाते हैं। पाकिस्तान में भी पढ़ा लिखा समाज मदरसों को पाकिस्तान की बदहाली की सबसे बड़ी वजह मानता है। पाकिस्तान की ये जो इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाने का जो कार्य है वो भस्मासुरी साबित हुआ है। पाकिस्तान में यही आतंकी तत्व हमले करते हैं और पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने का कार्य भी करते हैं। अब आपको जरा एक दिलचस्प खबर दिखा दें। क्या आपने कभी भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, कस्तूरबा गांधी, मुंशी प्रेमचंद का कोई वीडियो देखा है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जिस वक्त ये शख्सियतें थी तब वीडियो नहीं हुआ करते थे, तब स्टिल फोटोग्राफी हुआ करती थी और इसीलिए इन मशहूर लोगों की फोटोज तो मौजूद हैं, वीडियोस नहीं हैं। लेकिन तकनीक ने एक ऐसा कमाल किया है कि आप इन मशहूर लोगों के मशहूर फोटोज को वीडियोस में बदल सकते हैं। आप देखिए, इस वक्त आपको बहुत से मशहूर लोगों की फोटोज वीडियो में तब्दील होते हुए दिख रही होगी। भगत सिंह की मूंछों वाली फोटो आइकॉनिक है, लेकिन आपने देखा तकनीक की मदद से उनका वीडियो अब आ गया। स्वामी विवेकानंद अभी देख रहे थे, बाल गंगाधर तिलक आपने देखा, कस्तूरबा गांधी, साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद,
न जाने कितने प्रसिद्ध लोगों की फोटोज अब वीडियो में तब्दील हो रही है। ये ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया की नई सनसनी बना हुआ है। दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के फोटोज को अब ऐसे ही वीडियोज में बदला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी तकनीक है जो फोटोज को वीडियोज में बदल देती है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, उसकी मदद से संभव हुआ है। इस सर्विस का नाम है डीप नॉस्टैल्जिया। ये स्टिल फोटोग्राफ्स को एनिमेशन में तब्दील कर देता है, यानी उसमें जान डाल देता है। इसे माई हेरिटेज नाम की एक कंपनी ने बनाया है जो वंशों के इतिहास पर काम करती है। डीप नॉस्टैल्जिया प्रोग्राम में पहले से रिकॉर्डेड वीडियो मूवमेंट होते हैं। जैसे ही आप फोटो पर ये मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो एक एनिमेशन वीडियो बन जाता है और उसके बाद वो पुरानी तस्वीर अचानक मूव करने लगती है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम का पूरा आइडिया ये है कि अगर आपके कुछ ऐसे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं जिनके वीडियोस आपके पास नहीं हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उनके फोटोज़ इस्तेमाल करके वीडियोस बना सकते हैं, उसमें जीवन डाल सकते हैं। बहुत संक्षेप में आपको ये भी समझा देते हैं कि इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करने के लिए आपको करना क्या होगा। आपको माई हेरिटेज वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि कहीं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करने से डेटा या फोटो थर्ड पार्टी को तो नहीं चली जाएगी? तो हम आपको ये बता दें कि माई हेरिटेज का दावा है कि वो प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हैं, फोटोज थर्ड पार्टी को नहीं दी जाएगी। डीप नॉस्टैल्जिया नाम का ये प्रोग्राम सिर्फ चेहरे की सिंगल फोटो को ही एनिमेट कर सकता है, पूरे शरीर को नहीं। आप इस वेबसाइट के जरिए सिर्फ 5 फोटोज को मुफ्त में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर्विस के इस्तेमाल के लिए पैसे देने होंगे। बात जरा उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी की कर लेते हैं, जो किसी भी तरह से अपने यूपी में वापसी को टालने की कोशिश करता नजर आ रहा है। मुख्तार ये भी कह रहा है कि अगर वो यूपी वापस लौटा तो उसकी हत्या हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दूसरा दिन था। अदालत में पंजाब और उत्तर प्रदेश के वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इन दलीलों पर गौर करना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि जब सरकारें किसी गैंगस्टर या डॉन का एजेंडा चलाती है तो खुद को सही साबित करने के लिए दलीलें क्या क्या दी जाती है। सबसे पहले मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यूपी में मुख्तार की जान को खतरा है। दलील दी कि मुन्ना बजरंगी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाते वक्त मार दिया गया था। मुकुल रोहतगी के मुख्तार अंसारी को लेकर दलीलों में यह भी कहा गया उनके सभी मुकदमों को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी और सबसे पहले पंजाब पुलिस और मुख्तार अंसारी के बीच मिली भगत का आरोप लगाया। तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब पुलिस कहती है कि उसे एक व्यापारी ने शिकायत दी थी कि किसी अंसारी ने रंगदारी के लिए फोन किया है। अगर ये फोन वाकई मुख्तार ने ही किया था तो जनवरी 2019 से लेकर अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब की रोपड़ जेल अधिकारियों ने यूपी की कोर्ट से तमाम वारंट जो जारी किए गए उसकी उपेक्षा कर दी। कह दिया कि वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन उसी दौरान वो दिल्ली की कोर्ट में पेश हुआ। अपनी दलीलें खत्म करते हुए तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की कि न्याय के हित में अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करे, आरोपी को वापस यूपी भेजे, पंजाब में दर्ज मुकदमे को भी यूपी में ही ट्रांसफर कर दिया जाए। सुनवाई आज अधूरी रही और इसीलिए जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच इसे कल भी जारी रखने वाली है। कल बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में एक मीटिंग कर रही है। लेकिन इस बीच आज टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले जितेंद्र तिवारी को लेकर बंगाल में बहुत हंगामा हुआ। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी का झंडा थामकर जोरदार नारेबाजी वाली इन तस्वीरों में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो के बगल में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं उनका नाम है जितेंद्र तिवारी। भारत माता की। एक दिन पहले तक जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में थे, लेकिन अब उनका नया ठिकाना बीजेपी है। जितेंद्र तिवारी के साथ आसनसोल के 3 पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन जिस तरह जितेंद्र तिवारी मंच पर बाबुल सुप्रियो के बगल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह उन्हें पार्टी में शामिल होने के बाद भी अपनी जगह बनाने के लिए भी कवायद करनी पड़ी। और उसकी वजह बाबुल सुप्रियो को बताया जा रहा है,
जो बीजेपी में जितेंद्र की एंट्री से नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन कैमरे के सामने आए तो कह दिया कि वो बात पुरानी थी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जितेंद्र तिवारी के सवाल है, 1-1.5 महीने से मेरे भी टच में थे, बातचीत हो रही थी और आगे जाके आसनसोल में तृणमूल के गुंडे ना रहें, उसमें उनको हमें सहायता करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, इसी आशा से हमने उनको स्वागत भी किया है और उनको हर तरीके से हम पूरी तरीके से मदद करेंगे। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का अंगूठा गले में डाला तो टीएमसी समर्थकों को रास नहीं आया। आसनसोल में जितेंद्र तिवारी का जोरदार विरोध हुआ, जहां वो कभी नगर निगम के मेयर रहे हैं। इस बीच सबकी नजर बीजेपी और टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर है। माना जा रहा है कि 2 दिन बाद शुक्रवार को टीएमसी अपनी सूची जारी कर सकती है। खबर है कि टीएमसी अपने सारे 294 उम्मीदवारों का नाम एक साथ जारी करेगी। शुक्रवार को लिस्ट आने के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि ममता बनर्जी शुक्रवार को लकी मानती है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी में कल और परसों मंथन होना है। दिल्ली में कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें बंगाल समेत दूसरे चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों के लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। इसके लिए दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई बड़े नेता कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं। उधर बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। तय फॉर्मूले के मुताबिक लेफ्ट 165 सीटों पर, कांग्रेस 92 सीटों पर और इंडियन सेकुलर फ्रंट 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अहम बात यह है कि फुरफुरा शरीफ वाले इस अब्बास सिद्दीकी भी 37 सीटों पर सहमत है। 8 मार्च को पहले 2 चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन के 60 उम्मीदवारों की सूची सामने आ सकती है। हरिद्वार के कुंभ मेले को लेकर देश विदेश के साधु संत बेहद उत्साहित है। आज निरंजनी अखाड़े ने पूरी शानो शौकत के साथ भव्य पेशवाई निकालकर कुंभ मेले की शुरुआत की है। वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। यह है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की भव्य पेशवाई की वो तस्वीरें जिसके साथ ही हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले का आगाज होगा। निरंजनी अखाड़े ने इस पेशवाई में अपने धन बल, जन बल और समृद्धि का अद्भुत प्रदर्शन किया। ये देखिए, शरीर पर भस्म और हाथों में बड़े बड़े डमरू बजाते नागा साधु की 21 टीमें सबके आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान 25 अलग अलग बैंड बाजों का ग्रुप, 30 ट्रक, 30 जिप्सी, 50 ट्रैक्टर, रथ, हाथी, ऊंट और घोड़ों पर नागा साधुओं की टोलियां नजर आई। निरंजनी अखाड़े के इस पेशवाई में महिलाओं के एक बैंड ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान जहां जमीन पर पेशवाई अपने रंग बिखेर रही थी, उसी वक्त आसमान में इन साधुओं पर 2 ग्लाइडर और एक हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी। अब ये देखिए, फूलों से सजी ये डोली जिसमें निरंजनी अखाड़े के गुरु की मूर्ति रखकर पेशवाई निकाली गई। पेशवाई निकलने से पहले हुई पूजा में खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए थे। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन पहला स्नान होगा, जिसको लेकर देश भर के साधु संत हरिद्वार में इकट्ठा होने शुरू हो गए। 11 मार्च को पहला शाही स्नान। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।